नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के वेतन और अधिकारों को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। नए कोड ऑन वेज के तहत मजदूरोरों को अब 4 श्रेणियों अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल में बांटा जाएगा। अत्यधिक कुशल श्रमिकों को कुशल कर्मचारियों से करीब 10% अधिक न्यूनतम मजदूरी मिल सकती है। नई व्यवस्था में बेसिक वेज, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों की स्पष्ट संरचना होगी। डिजिटल वेतन पर्ची और ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य किए जाएंगे। सरकार नई श्रम संहिताओं के तहत नियमावली अंतिम रूप दे रही है, जिससे श्रमिकों को बेहतर वेतन, पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत 481 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें आयुष विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के चयनित कर्मचारी शामिल हैं। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बताते हुए कहा कि अब एजेंटों और पैसों की मांग का दौर खत्म हो गया है। महिलाओं ने भी निष्पक्ष चयन और सम्मानजनक अवसर मिलने पर खुशी जताई। सरकार के अनुसार इन नियुक्तियों से स्वास्थ्य, कौशल विकास और दिव्यांगजन सेवाओं को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम ने युवाओं के बीच सरकारी भर्ती प्रणाली पर भरोसा बढ़ाने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत डिजिटल स्वगणना के साथ हुई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनगणना केवल आबादी की गिनती नहीं बल्कि विकास योजनाओं की मजबूत आधारशिला है। पहली बार डिजिटल और जाति जनगणना के साथ वनग्रामों को भी शामिल किया गया है। 7 से 21 मई तक लोग ऑनलाइन स्वयं जानकारी दर्ज कर सकेंगे। पहले चरण में मकानों की गणना और सूचीकरण होगा, जबकि दूसरे चरण में व्यक्तियों की गणना की जाएगी। प्रदेश भर में इस अभियान के लिए 5.47 लाख कार्मिक तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में किसान रजिस्ट्री का कार्य अब तक 77.43% पूरा हुआ है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में 100% पंजीकरण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जमीन के अंश निर्धारण कार्य में तेजी लाने पर भी जोर दिया। बैठक में वेटलैंड और रामसर साइट संरक्षण, हेलीपैड निर्माण प्रस्ताव तथा खनन राजस्व की समीक्षा भी की गई है। हरदोई 99.95% उपलब्धि के साथ अंश निर्धारण में प्रदेश में पहले स्थान पर रहा, जबकि कई अन्य जिले 98% से अधिक प्रगति के साथ शीर्ष सूची में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड से पोस्टपेड बिजली मीटर में बदलाव के साथ उपभोक्ताओं को फिर से सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। बिजली विभाग इसे एकमुश्त या मासिक किस्तों में लेने की तैयारी कर रहा है। प्रीपेड मीटर में बची राशि पोस्टपेड खाते में समायोजित की जाएगी। राजधानी में हजारों उपभोक्ताओं ने पोस्टपेड मीटर की मांग को लेकर विभागीय कार्यालयों और हेल्पलाइन 1912 पर संपर्क किया। विभाग के अनुसार जल्दी एसओपी जारी होगी, जिसके बाद मीटर बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नए बिजली कनेक्शन फिलहाल पोस्टपेड मोड में दिए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दीदी भाजपा की आंखों में खटकती हैं, क्योंकि वे आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने भाजपा पर सामंती और पुरुषवादी सोच रखने का आरोप लगाया। अखिलेश ने बंगाल चुनाव में भाजपा की भाषा और रवैये को हैरान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हुई और चुनाव बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले संगठन विस्तार तेज करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद आलम समेत 30 नेताओं, ग्राम प्रधानों और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराया। सदस्यता कार्यक्रम में पार्टी प्रवक्ता अरुण राजभर मौजूद रहे। शामिल होने वालों में बुनकर मजदूर विकास समिति के कई पदाधिकारी भी रहे। इस दौरान अरुण राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का पीडीए नारा राजनीतिक जरूरत के अनुसार बदलता रहता है। उन्होंने तंज करते हुए पीडीए का अर्थ पार्टी ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश बताया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बरेली में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शायरी के जरिए कहा कि कातिल ही मुहाफिज है और मौजूदा दौर को तबाही का समय बताया। सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा और भाजपा के दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और पुनः मतदान न कराने पर सवाल उठाए। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती गैस कीमतों, पेट्रोल डीजल दरों और खाद की बोरियों का वजन घटाने को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को भी घेरा। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने खुद को केस से अलग कर लिया और इसे मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है, ताकि नई बेंच गठित की जा सके। मामला पॉक्सो और अवमानना से जुड़े आरोपों से संबंधित है, जिसमें उनके
शिष्य भी आरोपी हैं। याचिका में जमानत शर्तों के उल्लंघन, पीड़ितों को धमकाने और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। अब केस की सुनवाई नई बेंच करेगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में आयोजित कार्यक्रम में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए विकास, कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने सहारनपुर में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी यूपी में अब दंगा और माफिया नहीं बल्कि विकास और निवेश की पहचान बन रही है। उन्होंने हालिया चुनाव परिणामों का उल्लेख करते हुए विपक्ष की राजनीति पर निशाना साधा और फतवों व दंगों की पुरानी संस्कृति पर टिप्पणी की। साथ ही क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट और विश्वविद्यालय परियोजनाओं को विकास का आधार बताया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 10 मई से टोल वसूली शुरू होने जा रही है। काठा टोल प्लाजा पर ट्रायल के दौरान तैयारियां तेज हैं। हालांकि इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक बैरियर तोड़कर निकल गया। हल्के वाहनों के लिए अनुमानित टोल करीब 675 रुपए हो सकता है। यह एक्सप्रेसवे करीब 213 किलोमीटर लंबा है और इससे दिल्ली देहरादून का सफर 5 से 6 घंटे से घटकर 2.5 से 3 घंटे रह जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर गति सीमा भी तय की गई है। कार 100 किलोमीटर घंटा तक। ये कॉरिडोर क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को नियो समाजवादी बताते हुए ज्योतिष और परंपराओं को भी राजनीतिक और व्यक्तिगत निर्णयों में शामिल करने की बात कही। उन्होंने चुटेले अंदाज में कहा कि पंडितों की सलाह के अनुसार ही वे आगे के कदम उठाएंगे, जैसे बाल कटवाना या यात्रा के दिशा निर्देशों को मानना। इसे उनकी सॉफ्ट हिंदुत्व रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें वे परंपरा और आधुनिक राजनीति का संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक यह कदम बीजेपी के ध्रुवीकरण की राजनीति को जवाब देने की रणनीति माना जा रहा है। अजय पाल शर्मा इस समय चुनाव आयोग की तैनाती के तहत पश्चिम बंगाल में पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 2011 बैच के अधिकारी हैं और अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके 5 साल तक बंगाल में रहने की चर्चा वायरल है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। नियमों के अनुसार ये केवल अस्थायी तैनाती डिप्यूटेशन होती है, जिसमें वेतन और सुविधाएं मूल कैडर के अनुसार ही रहती हैं। चुनाव समाप्त होने पर आमतौर पर अधिकारी अपने मूल राज्य में लौट जाते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने देवबंद का नाम बदलकर देववृंद किए जाने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिर्फ नाम बदलने से लोगों की किस्मत नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि असली बदलाव रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से आता है। मौलाना ने सरकार से नाम बदलने की राजनीति छोड़कर उद्योग लगाने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने किसानों की समस्याओं और गरीबों का जिक्र करते हुए कहा कि भूख और बेरोजगारी जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी समाज में वास्तविक सुधार संभव है। और 8 मई 2026 को उत्तर प्रदेश खासकर पश्चिमी यूपी में मौसम सामान्यतः गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि सटीक पूर्वानुमान अभी निश्चित नहीं होता। इस समय मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, सहारनपुर और आगरा में तापमान 38 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दोपहर में तेज धूप और गर्म हवाएं चलने की संभावना है। कहीं कहीं हल्के बादल या प्री मानसून गरज चमक वाली बारिश भी हो सकती है, लेकिन राहत सीमित रहेगी। पश्चिम यूपी में गर्मी का असर ज्यादा महसूस होगा, इसलिए सावधानी जरूरी होगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।